Good morning students, welcome you all on digital platform of ASP Institute. I am your biology mentor मीनाक्षी शर्मा और हम लोग अभी FSO के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखते हैं पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी थे, हमारी लाइफ को या हमारे जीवन को सस्टेन करवाने के लिए क्या थे, ज़रूरी थे। देखिए, आप लोग पहली बात तो FSO का एग्जाम देने जा रहे हैं और इट इज़ अ ऑफिसर ग्रेड एग्जाम, तो कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, तो थोड़ा सा हमें अपना लेवल हाई करना पड़ेगा। चीज़ें आपने 10वीं 12वीं तक या अदर कंपटीशंस में जो पढ़ी हो सकता है एक नॉर्मल लेवल पे पढ़ी हो, लेकिन दिस एग्जाम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसके अंदर रहेगा आपका पार्ट सिलेबस के अंदर, और इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड होते हुए पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है, कोई लोअर कैटेगरी का एग्जाम नहीं है, तो हमें भी अपने आप को उस तरीके से अपडेटेड करके ही इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर क्या होता है ना कि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो नॉर्मली बच्चे ने भी इसे डीपली नहीं पढ़ा होता है या कुछ टीचर्स भी इसे डीपली नहीं पढ़ाते हैं, तो हमने कोशिश की है एएसपी ने कि हम एक ऐसा टॉपिक उठाए जिससे बच्चे सच में जज कर पाए कि एग्जाम का लेवल क्या है और उन्हें कितना पता है और कितना और पता करना ज़रूरी है। हो सकता है और बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा पता हो तो वो भी मुझे बताएं कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ दी हो तो। लेकिन अभी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के क्या थे, पॉलीमर्स थे, यानी कि मोनोमर थे। यानी कि अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं हमारे पास में, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कर रहे हैं, राइट। और हमारे पास में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, ये मैं 3 दिन से लगातार बोल रही हूँ। एक है हमारे पास में डीएनए और एक है हमारे पास में आरएनए। हालांकि दोनों ही जो है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के, लेकिन आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम राइबो न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शुगर के फॉर्मूला में या शुगर के अंदर क्या है, फर्क है एक ऑक्सीजन का। अब देखिए उसके बाद के अंदर हमें क्या पता चला, हमने डीएनए कल कैसे बनता है, कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कैसे वो एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के, ये सब कुछ हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं डीएनए की डायमेंशंस को। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ डीएनए। फिर ये डीएनए कैसे पैक होता है हम इसको देखेंगे और फिर हम आ जाएंगे किसके ऊपर, आरएनए पे। तो आपको आज ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली है। एंड एज यू नो कि 7 तारीख को सेमिनार है। आई रियली वॉन्ट कि वीडियोस को देखकर आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि हम कैसा पढ़ाने वाले हैं, ये एग्जाम का लेवल कैसा है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एएसपी। तो आप लोग प्लीज आएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार को अटेंड करें। चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लिया था एंड आई होप सबकी क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो पिछले वीडियो में जाकर इसे देख ले। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ डीएनए, कि किस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ रहती होगी। तो डायमेंशन ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, डीएनए का विन्यास। चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देख रहे हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा बेसिकली क्या रहेगा, चैप्टर जो है वो समझने लायक रहेगा, है ना। तो डीएनए के अंदर बेसिकली हम जब डीएनए को बनाते हैं तो हम इसे थोड़ा सा हेलिकल फॉर्म में देखते हैं, राइट, है ना। राइट, दिस इज द डीएनए। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बनकर तैयार हो गया, डीएनए बनकर तैयार हो गया। चलिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन चल रही है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन चल रही है, और आपस में ये सभी किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के अंदर। अब देखिए, आप एक रिबन को इमेजिन कीजिए। जब आप रिबन को घुमाएंगे तो देखिए उसमें से 2 बैंड आ जाएंगे। आप इमेजिन करके देखिए, रिबन है 2 बैंड, तो ये जो एक है ना, ये एक घूर्णन को या एक हेलिक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऐसे रिबन था और मैंने इसे थोड़ा सा यूं ट्विस्ट कर दिया, यूं घुमा दिया, तो घूमने की वजह से ये यूं हो गया। चोटी में लगाने वाला रिबन जो होता है घर में अगर किसी का होता है, आप देख सकते हैं, उससे पेपर को लेकर भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, हमारे पास में 1 हेलिक्स है या नहीं है, एक गुणन है, ये है या नहीं है, कोई दिक्कत है। और हमारे पास में यहां पर ये क्या है, ये डीएनए का व्यास है, या फिर जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, डायामीटर बोल सकते हैं। ये डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ डेटा हमें पता करना होगा, वो अब अच्छे से देखेंगे। देखिए होता क्या है,
आपके डीएनए का व्यास जो होता है ये 20 एंगस्ट्रम होता है, यानी कि 2 नैनोमीटर के लगभग होगा, है नहीं है? ये जो एक हेलिक्स है ना, ये एक हेलिक्स, इस एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है, यानी कि जो इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ, मैंने फिर से कहा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सभी के लिए ठीक रहे, वो 3.4 क्या होती है, नैनोमीटर होती है। तो एंगस्ट्रम में ये कितनी हो जाती है, 34 एंगस्ट्रम, क्योंकि 10⁻⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, अब देखिए इन एक हेलिक्स के अंदर, ये पूरा एक हेलिक्स है एक जगह पर जहां पे एक धुरी जिस पर गुणन हुआ है, तो इस एक हेलिक्स के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। अगेन मैं नाइट्रोजन बेस पेयर बोल रही हूँ, तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे, 20। ओके फाइन। तो क्वेश्चन आ जाए, हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ, या एक हेलिक्स में पाए जाते हैं 20 नाइट्रोजन क्षार, 10 नाइट्रोजन क्षार, 30 नाइट्रोजन क्षार, 40। तो नाइट्रोजन क्षार पूछा है, उसे नाइट्रोजन क्षार युग्म नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस पेयर नहीं पूछ रहा है, तो तब आप आंसर लिखेंगे 20, है नहीं है? तो एक हेलिक्स के अंदर या एक घूर्णन के अंदर एक हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, यानी कि 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। बोलो है नहीं? जिसे खोलकर हम क्या लिख सकते हैं, 20 नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस, राइट। तो चलिए मैंने यहाँ पे 20 तो नहीं बनाया, हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये है, मान लो यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, और यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। तो दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स या दो नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 0.34, ठीक है, नैनोमीटर में, और 3.4 किस में हो जाती है, एंगस्ट्रम में हो जाती है, राइट। तो देखिए ऐसे 10 नाइट्रोजन पास बेस पे, तो 0.34 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो बिल्कुल सही चल रहा है कि हाँ भाई 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म है, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, और हर दो नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नॉन एंगस्ट्रम है। तो एक हेलिक्स की दूरी हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, हमारे पास में एक हेलिक्स की दूरी निकल कर आ जाएगी 34 एंगस्ट्रम। आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, आपने डायमेंशन भी देख लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि इतना बड़ा डीएनए जिसमें आप कहते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, 100, 200, 200,000 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, और वो एक सेल के न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। क्योंकि हम सब बोलते हैं कि भाई ये रही सेल और ये रहा सेल का न्यूक्लियस, और बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि न्यूक्लियस में कौन होता है, डीएनए होता है। तो एक अकेली सेल में, यानी हर सेल में ऐसा होता है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सेल है और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसमें डीएनए प्रेजेंट है। तो इतना बड़ा डीएनए, एक छोटी सी सेल जो हमें नेकेड आई से नजर भी नहीं आती, उसके भी एक छोटे से न्यूक्लियस या केंद्रक में जाकर कैसे व्यवस्थित हो जाता है, कैसे उसकी पैकेजिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक ही हम क्या देखने वाले हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये पैकेज कैसे हो जाता है। देखिए मैं डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ये सब कुछ यहाँ नहीं बताऊंगी, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बट यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास में, इसलिए मैं बता रही हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की व्यवस्था कैसे हुई है, या उसको किस प्रकार से क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है एक छोटी सी सेल के अंदर। चलिए मैंने क्लास में पढ़ा रही थी और मैंने एक बच्चे को पूछा कि भाई देखो मैं तुम्हें क्या दे देती हूँ, एक सेल दे देती हूँ, और इस सेल को देखकर मुझे बताओ कि तुम्हें सेल में क्या नजर आ रहा है। बच्चे ने बोला इसमें बताना क्या है, मुझे बचपन से पता है कि सेल के अंदर तो कौन रखा होता है, डीएनए रखा होता है, तो मुझे सीधी सी बात है कि इसमें क्या नजर आने वाला है, डीएनए तो नजर आएगा मैम। मैंने बोला कि भाई फिर भी चला जाए यार, एक बार देख कर आ जाए कि क्या है, ले जा माइक्रोस्कोप के नीचे। और वो बच्चा मेरे कहने पर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे लेकर चला गया। कोई दिक्कत है ना, थोड़ा सा एक बार वेट करें, हम क्या समझाना चाह रहे हैं ताकि हम उस चीज पर आ जाए एक बार। है ना, तो ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बनाई है सेल, यानी कि कोशिका, और ये मैंने इसके अंदर बनाया है लाल रंग का केंद्र। अब जो बच्चा वो मेरे पास भागा भागा बोला मैम मैं तो सोच रहा था कि ऐसा कोई डीएनए नजर आएगा, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, मुझे तो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और ये धागे जैसे स्ट्रक्चर मोतियों की माला जैसी, ऐसा लग रहा है मोती की माला हमने रखकर छोड़ दी है इसके अंदर। मैंने बोला अच्छा
कि मैम ये क्या है, मेरे को तो डीएनए पता था, आज तो कुछ नया ही मुझे पता चल रहा है। तो मैंने बोला भाई जो आप देख कर आए हो ना, इसका नाम है क्रोमेटिन धागा या क्रोमेटिन थ्रेड, जो कैसा होता है, कणिका रूपी होता है, यानी कि मोती की माला जैसा तुम्हें नजर आ रहा है। बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, चलो ठीक है, कोई नई चीज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हर बच्चे ऐसे नहीं होते ना, एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़ी देर बाद मैंने इसको फिर से कहा, आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 48 आवर्स और 72 आवर्स, 2 दिन बाद मैंने फिर से कहा कि जाओ भाई इस सेल को वापस से देखो, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम या कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद या समय बाद, हमने जब वापस से कोशिका को देखा और उसी बच्चे को मैंने कहा कि भाई जाओ वापस से कोशिका देख कर आओ, तो उसने देखा कि एक ऐसी कोशिका है अभी भी, और उसमें कौन उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित है। लेकिन अब की बार कुछ हैरान कर देने वाली चीजें थी। अब की बार उसे इसमें दिखाई दिए कुछ ऐसी संरचना। आई होप सब समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ये है आपके पास में गुणसूत्र। तो बच्चा फिर से मेरे पास दौड़ा आया कि 2 दिन पहले जब मैंने इस कोशिका को देखा था तो मुझे उसमें धागे नजर आए थे, एक मोतियों की माला जैसे, और आपने कहा था कि ये क्रोमेटिन धागे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ताकि मुझे तो ये पता था कि सेल के न्यूक्लियस में या केंद्रक में डीएनए होता है। पर कोई बात नहीं, अब आज मुझे एक चीज कुछ टाइम बाद सेम सेल को देखने पे वो धागे तो नहीं नजर आ रहे, कुछ मोटी मोटी और गठी हुई संरचना नजर आ रही है, वो क्या है? और मैंने कह दिया गुणसूत्र। तो उसे बोला कि फर्क क्या है? मैंने बोला कि देख, पहले क्रोमेटिन धागे थे, अब ये कोशिका कौन सी अवस्था के अंदर है? विभाजन अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? विभाजन अवस्था में। और विभाजन अवस्था के अंदर ये जो क्रोमेटिन धागा है ना, ये क्या हो गया है? संघनित हो गया है। क्या हो गया है? संघनित। और संघनित होकर इसने क्या बना दिया है? गुणसूत्र बना दिया है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, अगर ये संघनित हो चुका है और संघनित होकर गुणसूत्र बना चुका है, तो ये तुमने समझ में आ गया, गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन धागे से बना है, जिसे आप क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। लेकिन मैम अब तो मैं नहीं रह सकता कि आप जो बताए मैं मान लूं, मुझे तो बचपन से बताया गया था कि इसमें डीएनए होता है। डीएनए कहाँ है? कभी आप क्रोमेटिन धागे कहते हैं, कभी आप गुणसूत्र कहते हैं। चलो मैंने ये भी समझ लिया कि जब कोशिका विभाजन नहीं करी तो धागे थे, और इन धागों ने संघनित होकर विभाजन के समय एक संगठित संरचना बना ली, जिसको हम गुणसूत्र कह रहे हैं, ताकि इनका विभाजन के समय समान मात्रा में वितरण हो सके या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। चलो मुझे आपकी ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वो डीएनए कहाँ है जिसे मुझे बचपन से बताया गया सेल में प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट है, वो कहाँ चला गया? तो हमने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो समझो, ये आपके पास में जो एक क्रोमेटिन धागा होता है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। बहुत अच्छे से समझेंगे। एक तो होता है इसके अंदर डीएनए, और एक होती है प्रोटीन, जिसे क्या बोला जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो बोलो आपको आपका डीएनए दिख गया कि नहीं दिख गया? है डीएनए, और उस डीएनए ने ही क्या बनाया? क्रोमेटिन धागे को। लेकिन एक धागा इतना लंबा यूं ही पड़ा रहेगा तो वो टूट जाएगा, तो उसे कुछ हिस्सों पे हमने लपेट के रखा है, इस प्रोटीन के ऊपर लपेट के रखा है, और इसे ही हम पैकेजिंग कह रहे हैं। तो लिप्टी फॉर्म के अंदर एक तो देखो, आप कपड़ों को फैला के रखो, तह करके रखो तो ज्यादा कपड़े रख पाओगे, फैला के रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस चीज को कॉम्पैक्ट करके, उस चीज को बड़े ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके हमने अपने सेल में रखा है डीएनए को। किस रूप के अंदर? क्रोमेटिन धागे के रूप में, जिसे हम क्या कह रहे हैं कि हर एक क्रोमेटिन धागे का निर्माण जो है वो डीएनए से, और एक प्रोटीन होती है जिसे स्टोन प्रोटीन कहते हैं, उससे होता है। चलिए और आगे की बात समझिए। ये स्टोन प्रोटीन यहाँ पर 5 तरह की होती है क्रोमेटिन धागे में। एक तो होती है H2A, एक होती है H2B, एक होती है H3, एक होती है H4, और एक होती है H1, ऐसे करके। और इन सभी के कितने कितने अणु? 2-2 अणु या 2-2 मॉलिक्यूल। H2O के भी 2 अणु, H2B के भी 2 अणु, H3 के भी 2 अणु, और H4 के भी कितने? 2 अणु, H1 का नहीं। ठीक है। तो इन हिस्टोन प्रोटीन के, वो भी कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन के? H2A, H2B, H3 और H4 के 2-2 अणु आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं। तो टोटल कितने अणु हो जाएंगे भाई? 8 अणु हो जाएंगे। और ये 8 अणु मिलकर आपस में एक संरचना का निर्माण करेंगे। ये देखिए, जो बिल्कुल गेंद रूपी होगी, इस संरचना को आप लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टामियर। बोलो यहां तक की बात समझ में आई? इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टामियर बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? है ना? बोलो बात समझ में। अब एक बात और खास यहाँ पे सुनिए, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, ये धनात्मक होती है। क्यों होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी।
कैसी होती है, धनात्मक। देखिए मैंने पहले कहा है लेवल हमें थोड़ा सा बढ़ाकर चलना पड़ेगा। अब और आपका डीएनए जो होता था, याद करो डीएनए के किससे बना, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड मैं एक एक बेसिक क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े, है नहीं, मैं एक बेसिक क्लियर करके चलती हूँ। तो डीएनए एक श्रृंखला रूपी संरचना थी, वो न्यूक्लिक अम्ल है जो कि एक पॉलीमर या कैसा होता है, बहुलक होता है, जिसका निर्माण एक एक न्यूक्लियोटाइड जो कि उसकी एक एकलक इकाई है उसके जुड़ने से होता है। एक धागे में न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं और दोनों धागे आपस में नाइट्रोजन क्षारों के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो बेटा ये जो एक धागा आपके सामने बनकर तैयार हुआ, ये डीएनए जो बनकर तैयार हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बना है। और याद करो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता था, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते थे, 3 कंपोनेंट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, कोई भी एक, प्यूरिन पैरामिडिन में से कोई भी एक होगा। और साथ ही साथ में क्या था भाई, साथ ही साथ में था फॉस्फेट समूह, जिसकी हमने फॉर्मूला लिखा था H3PO4 माइनस। तो माइनस ग्रुप आके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को बना रहा है, तो सीधी सी बात है आपका डीएनए भी कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है भाई। आपका डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए अपने आप क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम जाता है। घूम गया, फिर थोड़ी दूर पे जाकर क्या बन जाएगा, फिर थोड़ी दूर पर जाकर एक और ऑक्टामेयर बन जाएगा। ऑक्टामेयर सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, और फिर इसके चारों तरफ क्या लिपट जाएगा, डीएनए। ये आप क्या पढ़ रहे हो, ये एक क्रोमेटिन धागे को पढ़ रहे हो जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बन रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर। तो सोचिए जो क्रोमेटिन धागा आपको कणिका रूपी नजर आ रहा था, तो ये कणिका रूपी संरचना आती थी वो ये नजर आ रही थी। अब बहुत से बच्चों ने कहा अच्छा वो कणिका रूपी संरचना ऑक्टामेयर है, नहीं, ऑक्टामेयर तो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से बना है। इस कणिका रूपी संरचना का नाम है न्यूक्लियोसोम, क्योंकि अब ऑक्टामेयर ही नहीं है, उसके चारों तरफ कौन लिपट चुका है, उसके चारों तरफ डीएनए भी तो लिपट चुका है, तो ये है न्यूक्लियोसोम। बोलो बात समझ में आई। तो ये कणिका रूपी जो संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोसोम है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं से मिलने वाले ऑक्टामेयर और उसके ऊपर लिपटे हुए डीएनए से बनी है। और ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो धनात्मक थी, डीएनए ऋणात्मक था। मैम आपने ये तो बता दी कि डीएनए ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें फास्फेट समूह है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक क्यों है, उसको सुनिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा इस साइड आ गई हूँ। तो हिस्टोन प्रोटीन अभी मैं आप लोगों को जाकर बताऊंगी आगे। जैसे कि आपका डीएनए एक बहुलक है ना, जो कि न्यूक्लियोटाइड की एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बना है, वैसे ही प्रोटीन भी एक बहुलक होती है जो अमीनो अम्लों की जुड़ने से बनती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन, चलिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को घर पे बैठ के नोट्स बनाने में थोड़ा फायदा हो। हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन व लाइसिन नामक अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं तथा यह दोनों धनात्मक है। कैसे हैं, धनात्मक या धनावेशित हैं, धनावेशित। तो सीधी सी बात है, उसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन भी कैसी हो जाती है, धनावेशित। समझ में आया। तो डीएनए क्यों ऋणावेशित है, हिस्टोन प्रोटीन क्यों धनावेशित है, ये समझ में आ गया। और क्योंकि धनावेशित ने ऋणावेशित को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक बात सुनिएगा, इस ऑक्टामेयर के इधर और इधर है ना, दोनों तरफ क्या हो रहा है, बीच में डीएनए आ रहा है। चलिए हम यहाँ बना देते हैं इस ऑक्टामेयर को थोड़ा अच्छे समझाने के लिए। तो चलिए मेरे पास में कैसे बन रहा है क्रोमेटिन धागा। सबसे पहले मेरे पास में कौन होता है, 8 अणुओं का, 2 3 4 5 6 7 8 अणुओं की एक बॉल रूपी संरचना बनती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्टामेयर। और इस ऑक्टामेयर के चारों तरफ कौन लिपट जाता है, डीएनए। फिर से कौन बन जाता है, 1 2 3 5 6 7 8 ऑक्टामेयर। और फिर से इसके चारों तरफ कौन लिपट जाता है, डीएनए। बोलो बात समझ में आई। और इस ऑक्टामेयर, ठीक है, प्लस डीएनए को मिलाकर जो संरचना बनती है, इस संरचना को बोल दिया जाता है
न्यूक्लियोसोम, क्योंकि ये धनावेशित थी और ये ऋणावेशित थी। चल अब देखिए, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में एक डीएनए आ रहा है। इस डीएनए को हम कौन सा डीएनए कहेंगे? इस डीएनए को लिंक कर रहा है ना ये, भाई देखो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा है, तो इस डीएनए को पहली बात तो हम लिंकर डीएनए बोल देते हैं। आई होप आपको कुछ नई बातें पता चल रही होगी मेरे इस वीडियो से। और ये लिंकर डीएनए भी कहीं झोल खा के बीच में टूट नहीं जाए, तो मैम अब तक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर इस H1 हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है? H2A, H2B, H3, H4 के तो दो दो अणु मिलकर ऑक्टामेर बना रहे हैं, हमें समझ में आ गया, जो कि डीएनए को बांधने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने H1 हिस्टोन प्रोटीन बनाई है यहाँ पर, इसका क्या सिलसिला है? तो इसका सिलसिला ये है कि ये यहाँ पर आकर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है ना, और जुड़कर एक बेस, मतलब इस लिंकर डीएनए को भी टूटने से बचाती है। तो H1 प्रोटीन लिंकर डीएनए पे मिलती है, अकेला इसका एक ही मॉलिक्यूल होता है। लेकिन H2A, H2B, H3, H4 ये बेसिकली कहाँ मिलती है? ये मिलती है न्यूक्लियोसोम के अंदर, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स और डीएनए के आपस में लिपटने से बनता है। अब एक खास बात और, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, भाई ये डीएनए में क्या चल रहे होंगे? नाइट्रोजन क्षार युग्म चल रहे होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर ए है तो इधर टी होगा, इधर जी है तो इधर सी, सी है तो जी। तो इसके चारों तरफ जितना डीएनए लिपटा, तो कैसा कहा जाता है कि 3/4 तो यहाँ लिपट जाता है, फिर 1/4 यहाँ काम आ जाता है, फिर इसका 1/4, 3/4, फिर 1/4, ऐसे चलता है ये। तो जितना भी डीएनए इसके चारों तरफ निकला, उसमें 200 नाइट्रोजन बेस पेयर, अब देखिए मैं बेस पेयर बोल सकती हूँ जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार युग्म बोले होंगे ये, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 200 नाइट्रोजन बेस पेयर काम में आ जाते हैं। यानी इस लिपटने में 200 नाइट्रोजन बेस पेयर लिपट गए हैं इसके चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर ही चल रहे होंगे ना, इधर ए है तो इधर टी होगा, इधर जी है तो इधर सी है, इधर सी है तो इधर जी है, इधर टी है तो इधर ए है, तो इसे 200 नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमारे पास में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर या नाइट्रोजन क्षार युग्म हो जाते हैं? 200। इसे बताने के लिए ही मैंने आपको सब कुछ करवाया, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाली हूँ। प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ में, और फिर मुझे बताइए। हमें क्वेश्चन दे दिया गया, हम अच्छे से करेंगे एक एक चीज को। हाँ जी, डीएनए के, सॉरी के कर दिया मैंने, डीएनए के एक सैंपल में कुल 400 नाइट्रोजन क्षार युग्म है, जिसमें 40% एडेनिन है, यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड है जिनमें एडेनिन जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पे। तो बताइए, देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपसे। सॉरी, पहला, ग्वानिन की, भाई ग्वानिन, जी फॉर ग्वानिन है, भाई मैं बता चुकी हूँ, ये संख्या है नहीं है। और दूसरा, साइटोसिन की प्रतिशतता भी तो पूछ सकता है ना वो आपसे। तीसरा, नाइट्रोजन क्षार की कुल संख्या, है ना। चौथा, कुल न्यूक्लियोटाइड जो इसको बनाने में क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ है, न्यूक्लियोटाइड है नहीं है। पांचवा कुल पूछ सकता है, कुल हाइड्रोजन बंध। छठा पूछ सकता है, भाई डीएनए है, फॉस्फो डाई एस्टर बंध की संख्या, कुल, है ना, सब कुछ कुल पूछ रहा है। सातवां वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ हेलिक्स, यानी कितने घूर्णन उपस्थित है। आठवां उससे पूछ सकता है वो आपसे न्यूक्लियोसोम की
संख्या और डीएनए की लंबाई। वो आपसे डीएनए की लंबाई भी पूछ सकता है। और कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें मैसेज कीजिए, वो भी हम लोग क्या है आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, क्या जानना है हमें, तो हम एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता के अंदर। डीएनए का एक सैंपल है जिसमें कुल 400 नाइट्रोजन क्षार युग्म है, जिसमें 40 एडेनिन है, तो बताइए ग्वानिन की संख्या। कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार युग्म दिए हैं तो हम कुल नाइट्रोजन क्षार देख लेते हैं, यानी तीसरा वाला हमारा पहले सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात, थर्ड नंबर का आ जाता है हमारे पास, कुल नाइट्रोजन क्षार कितने होंगे। हाँ भाई, तो नाइट्रोजन क्षार युग्म मल्टीप्लाई बाय 2। भाई आपके पास में 4 जोड़ी जूते हैं तो कितने जूते हैं, टोटल 8 जूते हैं ना, तो 400 नाइट्रोजन क्षार युग्म है तो डबल कर देंगे उनका, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर कितना आ जाएगा, 800। तो मेरे तीसरे का आंसर आ गया हमारे पास में 800 नाइट्रोजन क्षार। ये हमारे पास में क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं। ग्वानिन की संख्या कितनी होगी, चलिए भाई ये भी निकालते हैं। चलिए पहले पे आते हैं। एडेनिन की संख्या कितनी है, 40। तो जितने एडिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन। तो टोटल थाइमिन की संख्या भी क्या निकल के आ जाएगी आपके पास में, 40। तो A प्लस टी आपके पास में कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। तो शेष नाइट्रोजन क्षार जो रहे हमारे पास में, उसमें हम क्या करेंगे, हाँ 800 माइनस 80 कर देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, हम इसे 40% कर लेते हैं, मज़ा आएगा करने के अंदर, है ना। 40% हम ये मान लेते हैं। तो चलिए जो हम 40% मानेंगे तो थोड़ा सा अच्छा करते हैं ना, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि एडेनिन थाइमिन को बेचारे 80 नंबर मिल रहे हैं। तो एडेनिन की जो मात्रा है, एडेनिन की जो मात्रा है वो कितनी है, 40%। तो इसकी वजह से एडेनिन की कुल संख्या कितनी निकल कर आएगी, 40/100 गुणा 800, तो 8 चौक 32 यानी कि 320। तो 800 में 320 मेरे पास में एडेनिन निकल कर आ गई। चलिए, चूंकि एडेनिन बराबर क्या होता है, थाइमिन, तो थाइमिन की संख्या जो मुझे यहाँ मिलने वाली है वो भी कितनी हो जाएगी, 320, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो शेष नाइट्रोजन क्षार 800 माइनस A प्लस टी। तो 800 में से जहाँ तक मुझे लगता है माइनस 640, तो 0 में से 0, 10 में से 4 जाएंगे 6, और 7 में से 6 जाएगा तो 160 बच गए। अब एज वी नो ग्वानिन और साइटोसिन कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो 160 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो 2 8 16, तो ग्वानिन भी कितने होंगे, 80। कोई दिक्कत है, तो ये हमारा निकल कर आ गया। तो हमारे पास में क्या निकल कर आया कि जो ग्वानिन की संख्या होने वाली है वो कितनी निकल कर आ गई, 80। और नाइट्रोजन क्षारों की कुल संख्या निकल कर आई थी 800। अब सी की प्रतिशतता पता करते हैं 800 में से, तो सी भी कितना होगा, 80% ही होगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका। अब हम आते हैं किसके ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, हमें सी की प्रतिशतता पूछी गई है। तो भाई जितने जी है उतनी क्या है, सी है। तो जी भी 80 है तो सी भी कितने होंगे, 80 होंगे। और 800 का 80 कितना प्रतिशत हो जाता है भाई, 800 का, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले, सी की प्रतिशतता है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, 80/800 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 करेंगे तो ये चला जाएगा, और ये यानी कि
10%। तो सी की कितनी प्रतिशतता होगी? 10% होगी। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? तो हम लोगों ने पहला कर लिया, दूसरा तीसरा, कुल न्यूक्लियोटाइड। अरे भाई जितने नाइट्रोजन क्षार है उतने ही जाकर वो शुगर पे जुड़ेंगे, और जब तक नाइट्रोजन क्षार शुगर पे यानी शर्करा पे जो नहीं जुड़ेगा, उसे फास्फेट समूह नहीं जुड़ेगा, तब तक न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे। तो ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए में है, और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के रूप में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट है नहीं है? तो जितने नाइट्रोजन क्षार होंगे, एक शर्करा पर एक ही नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है, तो एक नाइट्रोजन क्षार से एक ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आपके पास में टोटल कितने नाइट्रोजन क्षार है? 800। तो कुल न्यूक्लियोटाइड भी आपके पास में कितने आ जाएंगे? 800। तो जो हमारे पास में चौथा है उसका आंसर आ जाएगा कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या बराबर 800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? कुल हाइड्रोजन बंध। अरे कुल हाइड्रोजन बंध निकालने में क्या है, देखिए। चलिए पांचवा आते हैं हम लोग। कुल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो देखिए ए और टी के बीच में है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए और टी कितने हैं? ए और टी थे हमारे पास के अंदर 320, है ना? दोनों से किसी एक का नंबर लिया जाता है भाई यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही। तो 320 गुणा 2 करेंगे तो 2 0, 2 दूनी 4 और दिया 2 तिया 6, और जी और सी हमारे बीच में कितने थे? 80। तो गुणा 3 करेंगे तो 3 कम 3 3 8 24, यानी कि 240। तो टोटल हाइड्रोजन बंध कितने हो जाएंगे? 0 4 4 8 और 6 7 8, 880। तो कुल हाइड्रोजन बंध जो इस डीएनए में होंगे वो कितने होंगे? 880 होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। छठे पे आते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या पूछी है। चलिए कोई बात नहीं है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध की अगर हमें संख्या पूछी तो देखते हैं। तो कौन से नंबर का है ये? 6 नंबर का। चलिए फॉस्फोडाइएस्टर, यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकती हूँ मैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या। अब याद रखेंगे भाई, डाइएस्टर बंध की संख्या पूछी है उसने, एस्टर बंध की संख्या नहीं पूछी है। तो भाई इधर भी क्या होंगे? 400 नाइट्रोजन क्षार, जिन्होंने इधर वाले 400 नाइट्रोजन क्षार के साथ में तो बंध बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ए था तो इधर डबल बॉन्ड से टी जुड़ा होगा, इधर जी था तो इधर ट्रिपल बॉन्ड से सी जुड़ा होगा, इधर टी था तो डबल बॉन्ड से ए जुड़ा होगा, है नहीं है? अब देखिए इसमें जो भी पहला रहा होगा, मान लीजिए ये 5वां सिरा है, इधर OH समूह है तो ये 3' है, याद आ रहा है? इधर 5' है क्योंकि 5वां फॉस्फेट समूह मुक्त है, तो ये वाला सिरा कैसा हो गया आपके पास में? 3' हो गया, राइट? तो इधर का फॉस्फेट समूह बिल्कुल फ्री रहा होगा, इधर यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बना होगा। तो इसमें मैं क्या कर दूं? 400 माइनस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 399। और इधर भी मैं 400 माइनस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 399। बोलो है नहीं है? तो कुल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 399 प्लस 399, तो 9 9 18, 9 9 18 19 का 9, हाथ से लगे 3 3 6 798। आप 800 में से भी 2 घटा सकते तो यही आता। तो ये आपके पास में आ जाएंगे टोटल, क्योंकि भाई इधर वाले 5वें डैश पे, उधर वाले 5वें डैश के ऊपर तो फास्फेट समूह फ्री रहेगा ना, वो तो सिर्फ फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डाइएस्टर बॉन्ड तो कहाँ बनते थे? श्रृंखला में बनते थे। ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के बीच में फॉस्फेट समूह क्या होता था? आपस में जुड़ता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे? नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ हेलिक्स। देखिए नंबर ऑफ हेलिक्स से पहले हम निकालते हैं हाथी के नंबर ऑफ हेलिक्स निकालते हैं। तो एक हेलिक्स के अंदर हमारे पास में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, है नहीं है? तो 400 में कितने हो जाएंगे भाई? चलिए और नेक्स्ट देख रहे हैं हम नंबर ऑफ हेलिक्स। तो एक हेलिक्स में कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म, है ना? अब हमारे पास में कितने हैं? 400 नाइट्रोजन क्षार युग्म है।
तो 400/10, तो हमारे पास में 40 क्या आ जाएंगे, हेलिक्स आ जाएंगे। तो हमारे पास में इस डीएनए के अंदर कितने हेलिक्स बन रहे होंगे, 40 हेलिक्स बन रहे होंगे। सोच के देखिए। अब आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट, ना, तो पहले हमने किया है नंबर ऑफ हेलिक्स। अब हम पहले डीएनए की लंबाई निकालते हैं, फिर न्यूक्लियोसोम भी निकाल देंगे भाई। चलिए न्यूक्लियोसोम निकाल देते हैं 8वें नंबर पे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है ना, है ना। अब हम 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो भाई आपके पास में एक न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। यहाँ पे आपके पास में कुल कितने हैं, 400। तो 200 का एक और फिर 200 का एक, तो सीधी सी बात है 2 न्यूक्लियोसोम है, क्योंकि आपके पास में टोटल नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर कितने हैं, 400 नाइट्रोजन क्षार युग्म है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए की लंबाई। अरे भाई एक हेलिक्स की लंबाई हमें पता है तो हम निकाल लेंगे। कैसे, सुन के देखिएगा, बहुत आसान है ये वाला। तो 9th नंबर का क्वेश्चन ना, तो 9th नंबर के क्वेश्चन को हम यही कर देते हैं। ये लीजिए, डीएनए की कुल लंबाई, बड़े आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। इसके आगे डायमेंशंस देखिए जो अभी आज हमने पढ़ी थी, ये रही। एक हेलिक्स की लंबाई आपके पास में कितनी है, 34 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम में निकाल लेते हैं चलिए, और नैनोमीटर 3.4 से मल्टीप्लाई कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एंगस्ट्रम में निकाल रहे हैं, ठीक है। वो आपको देखिए कि एंगस्ट्रम में है कि किस में है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा आप, है ना। या दोनों होंगे तो फिर वो दोनों ऑप्शंस के अंदर देगा बी और सी लिखकर। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक हेलिक्स कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। अब यहाँ कितने हैं, 40 हेलिक्स। तो 40 हेलिक्स को 40 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करें, 34, तो 0, 4 चौक 16 का 6, हाथ लगी 1 या 12 13, तो 1360 एंगस्ट्रम है। और वहीं अगर से नैनोमीटर में पूछेगा तो 136 नैनोमीटर होगा। तो या तो एक दे रखा होगा या 136 नैनोमीटर दे रखा होगा, या फिर बेसिकली आपके पास में दोनों देकर ऑप्शन दे देगा, बी व सी दोनों है, ठीक है, या ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से। तो देखिए आज हमने डीएनए की हर एक चीज को बहुत अच्छे से देख लिया है, हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। कल अब हम स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ल्ड को, और उसी के साथ में हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन को। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। थैंक यू सो मच।